जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर में का नाम क्या है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। इस चैप्टर का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो समझे ही थे, लेकिन साथ में हम लोग समझे थे खाली स्थान और साथ ही मिलान चिन्ह भी समझे थे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी समझ लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न। तो आसान भाषा में समझने वाले हैं। वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस वीडियो का अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि फर्स्ट पार्ट का जाके आप लोग देख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं लघु उत्तर प्रश्न में से। सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ से देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए, औद्योगिकीकरण का मतलब है मशीनों से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करना। मतलब कि मशीनों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। पहले लोग हाथ से सामान बनाते थे, लेकिन औद्योगिकीकरण के बाद कारखानों में काम होने लगा। इससे उत्पादन तेजी से बढ़ा और वस्तुएं सस्ती हुई। औद्योगिकीकरण से व्यापार, शहरों और परिवहन का विकास हुआ और समाज में मजदूर और उद्योगपति जैसे नए वर्ग पैदा हुए। देखिए, जब औद्योगिकीकरण नहीं था, मजदूरों की कोई इतना जरूरी नहीं था। भी लोग ऐसे भी गांव में जमींदारों के पास थोड़ा बहुत काम कर किया करते थे, लेकिन बड़े-बड़े फैक्ट्रियों में मज़दूर के रूप में नहीं किया करते थे। लेकिन औद्योगिकीकरण के आने के बाद बड़े-बड़े फैक्ट्रियों में काम होने लगा, तो उसी को क्या कहते हैं, 2 वर्गों का जन्म हुआ। एक होता है उद्योगपति, यानी कि जो बिज़नेस का मालिक है, और एक मज़दूर जो उस बिज़नेस में काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, औद्योगिकीकरण ने मज़दूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था? तो इसका आंसर सिंपल सा लिख सकते हैं। देखिए, औद्योगिकीकरण से मज़दूरों की आजीविका में बड़ा बदलाव आया। पहले लोग घरों और कुटीर उद्योग में काम करते थे, पर अब कारखानों में मजदूरी करने लगे। मजदूरों को लंबे समय तक कम मजदूरी पर काम करना पड़ा था। दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया और हालांकि धीरे धीरे मजदूर संगठित हुए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगे। सिंपल सा देखिए, मजदूरों की स्थिति कैसे सुधरी उसके बारे में लिखना है। क्या लिखना है? पहले मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। आप पहले तो रोना रो लीजिए कि भाई, औद्योगिकीकरण से मजदूरों की आजीविका में बड़ा बदलाव आया। पहले लोग घरों और कुटीर उद्योग में काम करते थे, मतलब छोटे उस व्यवसाय में काम करते थे। पर अब कारखानों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरों को लंबे समय तक काम क्या करवाया जाता था, लेकिन मजदूरी कम दिया जाता था। लेकिन मजदूरों ने अपना संघ बना करके अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और फिर उनको उसका हक मिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? स्लम, देखिए, मुंबई में एक बहुत ही बड़ा स्लम था। उसको अब हटा करके वहाँ पे बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही है, अडानी ग्रुप के द्वारा। आप लोग मीडिया में या फिर न्यूज़ में सुने होंगे। मतलब एक साथ एक छोटा-से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे, लगभग मान लीजिए कि जहाँ पर आपको 1000 लोग रहना चाहिए था, वहाँ पे 1 लाख से भी अधिक लोग रह रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं? स्लम पद्धति कहते हैं। देखिए, औद्योगिकीकरण के कारण लोग गाँव छोड़ कर के काम की तलाश में शहरों में आने लगे। कारखानों के पास मजदूरों की संख्या बढ़ी तो कार रहने की जगह कम पड़ने लगी। गरीब मजदूर छोटे-छोटे तंग घरों में, झुग्गियों में रहने लगे। इन्हीं गंदे और भीड़-भाड़ वाले बस्तियों को स्लम कहा गया। इस तरह औद्योगिक शहरों में स्लम पद्धति की शुरुआत हुई थी। समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? देखिए, न्यूनतम मजदूरी कानून सिंपल सा चीज है। न्यूनतम मजदूरी कानून सन 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। ये तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में भी देखे। इस कानून का उद्देश्य क्या था कि मजदूरों को कम से कम जो फिक्स किया गया मिनिमम, उनको मजदूरी इतना दिन मिलना चाहिए। इतने के इससे भी अगर कम मिले तो वो जी नहीं पाएंगे, या फिर उनका जो जरूरत है उसको भी वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसी को लिखना है। उनके काम के बदले उचित और न्यूनतम मूल्य वेतन दिलाना, ताकि कोई भी मालिक उनका शोषण ना कर सके, और इस कानून से मजदूरों का जीवन स्तर सुधार हुआ। इन्हें अपने आजीविका के लिए न्यूनतम आय की गारंटी मिली। तो समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 5वां क्वेश्चन, कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे? देखिए, कोयला हो या फिर लौह उद्योग हो, औद्योगिकीकरण को प्रभावित करने या फिर गति प्रदान करने में इन दोनों का बराबर ही हाथ है। देखिए, कोयला और लौह उद्योग औद्योगिकीकरण के आधार पर बने। कोयले से भाप इंजन और मशीनें चलती थी, जिससे उत्पादन तेजी से बढ़ा। और लौह और इस्पात से मशीनों, रेल, पुल, जहाज जैसे कारखाने बनाए गए। और उद्योगों ने परिवहन और उत्पादन दोनों की सशक्त बनाया। इसी कारण कोयला और लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति दी। मतलब कि देखिए, कोयला से मशीनें चली और
लोह उद्योग से उन मशीनों को बनाया गया। तो बेसिकली दोनों ने तो योगदान दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर 100 से 150 वर्ड्स में लिखना है। औद्योगिकीकरण के कारणों के बारे में बताना है। देखिए औद्योगिकीकरण के कारण सिंपल से लिखना है। औद्योगिकीकरण का अर्थ है मशीनों और नई तकनीक के प्रयोग से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। इसके कई कारण थे। सबसे पहला वैज्ञानिक कारण, वैज्ञानिक आविष्कार मतलब कि स्पिनिंग जेनी, पावर लूम और स्टीम इंजन जैसे मशीनों का आविष्कार किया गया। बेसिकली आप बोल सकते हैं कि मशीनों का आविष्कार हुआ जिसकी वजह से उत्पादन आसान हुआ और तेजी से बढ़ने लगा। दूसरा है कच्चे माल की उपलब्धता। पहले उस समय क्या होता, कपास की भी बहुत थी, कोयला भी बहुत था, लोह जैसे वस्तुएं भी बहुत थी, लेकिन उनका क्या है, लोग सही तरीके से इस्तेमाल मतलब कि जितना कोयला आपके पास है या फिर कपास है उसका आप कपड़ा ही नहीं बना पा रहे। तो उसके लिए मशीनें चाहिए, तब मशीन आ गया तो इनको इस्तेमाल करके वस्तुएं बना दिया गया, कपड़े बना दिया गया, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिला। तीसरा है व्यापार और उपनिवेशवाद। देखिए उस समय उपनिवेशवाद का मतलब क्या है, व्यापार का मतलब तो पता ही है आपको। उपनिवेशवाद का मतलब जब छोटे देशों में कोई बड़े या फिर शक्तिशाली देश आके कब्जा कर लेता है और इस छोटे देश के जितने भी संसाधन है उनका वो उपयोग करता है अपने लिए, उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। तो यूरोपियों ने उपनिवेशों से कच्चा माल लिया और तैयार माल बेच करके बहुत मजबूत किया। तो अगला पॉइंट है पूंजी की उपलब्धता। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने पूंजी लगाकर नए नए कारखाने खोले और परिवहन का विकास, रेल, जहाज और सड़क व्यवस्था से माल ढुलाई सस्ती सरल हुई। इन सब कारणों से यूरोप और बाद में भारत में औद्योगिकीकरण तेजी से फैला और समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अब, औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तन को बताना है। मतलब कि औद्योगिकीकरण के जो परिणाम के स्वरूप कौन कौन से परिवर्तन हुए उसके बारे में बताना है। देखिए औद्योगिकीकरण ने समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। इसके परिणाम स्वरूप कई बड़े परिवर्तन हुए। कौन कौन से परिवर्तन? उत्पादन में वृद्धि, अब मशीन आ गई तो उत्पादन में वृद्धि हो गया। नए उद्योग और शहरों का विकास, अब उद्योग लगाएंगे तो आप वैसी जगहों में लगाएंगे जहाँ आना जाना या फिर लोग ज्यादा रहते हो ताकि आपका बिजनेस आसानी से चले। तो इससे कारखानों को आसपास में शहर में बसने लगे और औद्योगिक नगर अस्तित्व में आए। दूसरा मजदूर वर्ग का जन्म। गांव के लोग काम की तलाश में शहरों में आए और मजदूर वर्ग बना। बुर्जुआ वर्ग का उदय, मतलब कि उद्योगपति और व्यापारी आर्थिक रूप से शक्तिशाली बने। तीसरा है सामाजिक समस्या। स्लम, बेरोजगारी और असमानता और शोषण जैसी समस्याएं भी सामने आई। उसके बाद परिवहन और संचार का विकास। रेल, जहाज और डाक व्यवस्था में तेजी आई। उस समय नहीं थी लेकिन जब इसकी जरूरत पड़ी तो ये बनाई गई। और वैश्विक व्यापार का विस्तार हुआ, मतलब कि उपनिवेशों से कच्चा माल बेच लेकर तैयार माल विदेशों में बेचा जाने लगा। इस प्रकार औद्योगिकीकरण की प्रगति साथ साथ अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी पैदा की गई। तो आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और औद्योगिकीकरण और उपनिवेश ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया, कैसे? देखिए उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को, बाजार और श्रम शक्ति का शोषण करना। यूरोप में औद्योगिकीकरण के बाद कच्चे माल, कपास, कोयला और लौह मसाले की बढ़ती जरूरत और तैयार माल की बिक्री के लिए नए बाजार खोजने की आवश्यकता की उपनिवेशवाद को जन्म दिया। यहाँ पे देखिए देखिए यूरोप में औद्योगिकीकरण देशों में अपनी मशीनों और कारखानों के लिए सस्ती कच्ची माल सामग्री चाहिए थी और साथ ही अपने उत्पादनों को बेचने के लिए उपभोक्ता बाजार चाहिए था। मतलब कि यूरोप में मशीनें तो बना लिए गए लेकिन उनके पास कच्चा माल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे देशों में कब्जा करके उनके जो कच्चा माल थे उनको ले जाके प्रोडक्ट बनाया और फिर उसी प्रोडक्ट को उन्हीं देशों में आके बेच दिया। मतलब डबल फायदा। तो इसी मतलब कि इस कारण से उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में उपनिवेशवाद बना लिया और वहां की जमीन, खनिज और लोगों का शोषण करके अपने उद्योगों को और मजबूत किया। इस प्रकार औद्योगिकीकरण केवल तकनीकी प्रगति का साधन नहीं रहा बल्कि उससे उपनिवेशवाद और साम्राज्य को भी जन्म दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा है कुटीर उद्योग के महत्व एवं उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। देखिए कुटीर उद्योग से आशय उन छोटे उद्योगों से है जो ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्रों में घरों या छोटे कार्यस्थलों पर
उपकरणों से संचालित होते हैं। मतलब कि कुटीर उद्योग मतलब छोटे बिजनेस बोल समझ सकते हैं। छोटे बिजनेस कहाँ पे होते हैं? छोटे छोटे जगहों में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, शहरी के कुछ छोटे छोटे इलाकों में होते हैं। तो उसी चीज को आप लिख सकते हैं। भारत में कुटीर उद्योग का विशेष महत्व रहा है क्योंकि यह हमारे संस्कृति, परंपरा और आत्मनिर्भर व्यवस्था का आधार है। महत्व क्या है? रोजगार का साधन कुटीर उद्योग बड़ी संख्या में ग्रामीणों और बेरोजगारों को काम देते थे। महिलाओं को भागीदारी, घर पर ही कार्य करने की सुविधा के कारण महिलाएं भी इनसे जुड़ सकती हैं। सांस्कृतिक पहचान, हस्तशिल्प, बनाई बुनाई या फिर कढ़ाई जैसी उद्योग हमारी कला और परंपरा में जीवित रखते थे। मतलब कि लोग पहले हाथ से कपड़े बनाते थे, बुनाई करते थे, कढ़ाई करते थे कपड़ों में, तो ये हमारी परंपरा को जीवित रखते थे। और स्थानीय विकास, गांवों और कस्बों में आत्मनिर्भरता लाकर पलायन को रोकते थे। तो ये कुछ कारण थे कुटीर उद्योग के, मतलब कि महत्व थे छोटे उद्योगों के, जिससे हमें फायदा होता था। अब इसकी उपयोगिता की बात करें तो कुटीर उद्योग व्यवस्था में सहायक होते हैं, अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं, क्योंकि ये कम पूंजी और साधनों में भी चलाए जा सकते हैं। ये बड़े उद्योगों के विकल्प बनकर रोजगार और आय और सामाजिक संतुलन प्रदान करते हैं। और अतः कुटीर उद्योग ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत के लिए अत्यंत उपयोगी है। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और आखिरी क्वेश्चन। औद्योगिकीकरण ने न सिर्फ आर्थिक ढांचे को ही प्रभावित किया है बल्कि राजनीतिक परिवर्तन भी का भी मार्ग प्रशस्त किया है या फिर दिखाया है। कैसे? तो इसका आंसर आप लोग सिंपल सा देखिए। इसने तो आपके क्या है, आर्थिक ढांचे को प्रभावित किया है, लेकिन साथ में राजनीतिक को भी प्रभावित किया है। कैसे? देखिए, औद्योगिकीकरण ने केवल आर्थिक ढांचे को ही नहीं बदला बल्कि राजनीतिक परिवर्तन को भी मार्ग प्रशस्त किया, मतलब कि दिखाया। सबसे पहले देखिए, औद्योगिकीकरण ने उत्पादन और व्यापार को नई दिशा दी। इससे पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, जिन्होंने आर्थिक शक्ति के साथ राजनीतिक प्रभाव को भी प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक विचारधाराओं को बल मिला और निरंकुश शासन व्यवस्था की चुनौती मिली। मतलब कि जब लोग थोड़े और अमीर हो गए, लोगों को रोजगार देने लगे, तो फिर क्या हुआ, जो निरंकुश शासक थे, मतलब खराब राजा थे, उनको ये चैलेंज करने लगे। तो ये थे, और पैसे तो कमा ही रहे थे। उसके बाद दूसरा है, औद्योगिकीकरण के कारण मजदूर वर्ग का विकास हुआ, यानी जो लोग मजदूर थे उनका विकास हुआ। मजदूर अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए संगठित हुए। उन्होंने मजदूर आंदोलन, हड़तालों और संगठनों के माध्यम से सरकार का दबाव डाला। इससे राजनीतिक दलों और मजदूरों को मांगों पर ध्यान देना पड़ा, और इसी श्रम कानूनों व न्यूनतम मजदूरी जैसे उधार सुधार लागू किए गए। तीसरा है, औद्योगिकीकरण ने राष्ट्रीयता की भावना को भी बढ़ाया। लोग एक क्षेत्र तक सीमित ना रह करके व्यापक स्तर करने से जुड़ने, संचार साधनों विकास से मैंने राजनीतिक चेतना को भी फैलाया। मतलब कि लोग अब दूसरे दूसरे देशों में जाके व्यापार करने लगे, दूसरे क्षेत्र में जाके व्यापार करने लगे। अनंत यहाँ पे लिख सकते हैं, औद्योगिकीकरण ने ना केवल आर्थिक समृद्धि दी बल्कि राजनीतिक चेतना, लोकतंत्र अधिकारों की मांग और राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए भी जमीन तैयार की। सो आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।